बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्वेश्चन था आपका कि ग्रॉस ऑपरेटिव इफेक्ट ये ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ जो नाम रखा गया होगा वो 100% एक्यूरेट होना उसका ज़रूरी नहीं होता। वैसे ग्रॉस ऑपरेटिव का नाम आते ही आपके ज़हन में टिड्डे का नाम आएगा और छलांगे लगाते हैं, लेकिन यहाँ जो बात हुई थी वो थी विद रेफरेंस टू पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स स्पेसिफिक पॉइंट ये था कि पोल्यूटेंट्स ज़ाहिर है वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पे इंसान ज़्यादा है। आई एम श्योर कि आप सबको याद है कि अगर हम जस्ट हाफ वर्ल्ड को यानी इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक, जो कि ज़मीन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन के लिहाज से 80%, स्टडी कर रहे हों, तो उसमें हमें ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और आर्टिक रीजन, और जो आबादी है वो सिर्फ ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में है, आर्टिक में ना होने के बराबर लोग रहते हैं। अब लोग ज़्यादा जहाँ पे हैं वहीं पे ज़्यादा पोल्यूशन पैदा होती है। आर्टिक रीजन उसके मुकाबले में वहाँ तो पॉपुलेशन ना होने के बराबर है, लेकिन जो हैरानकुन और परेशानकुन चीज़ है कि पोल्यूटेंट्स, कुछ पोल्यूटेंट्स की मिकदार वहाँ पे ज़्यादा है, यानी नॉर्थ पोल पे, और ऐसे ही साउथ पोल पे भी होगा। अब जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि जब एयर मूव होती है, आपको याद होगा मैंने पहले बता दिया था कि आपके उसमें कुछ खामियां हैं, हमारे सिलेबस में खामियां इस लिहाज से हैं कि जो सब्जेक्ट्स आपको एज स्पोर्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए वो नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, और ज़ाहिर केस में वो लोग जो सिलेबस बनाते हैं या सर्च करते हैं ये उनकी जी, नेट में प्रॉब्लम थी जी, डिस्कनेक्ट हुआ और कट हो गया है। आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। जी, वो नेट, जी नेट में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है आज, ये तंग कर रहा है। चलें, बात चल रही थी हमारी विद रेफरेंस टू ग्रॉस ऑपर इफेक्ट के पोल्यूटेंट्स जहाँ पैदा होते हैं वहाँ से विंड, हवा के ज़रिए, ड्रिफ्टिंग एयर के ज़रिए पोल्स की तरफ ट्रैवल करते हैं, और यही वजह है कि कुछ पोल्यूटेंट्स जहाँ पे मौजूद नहीं होने चाहिए, यानी नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्दर्न इसका मतलब है आर्टिक रीजन में, जहाँ पे वो पैदा नहीं हो रहे हैं वहाँ पे इंसान जो रहते हैं थोड़े बहुत उनमें ये तो इसने ज़्यादा ही तंग करना शुरू कर दिया है जी। जी, वो फिर बात वही दरमियान में रुकी पड़ी है कि चीज़ें, पोल्यूटेंट्स मूव होके नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा पहुँचते हैं, और वहाँ पर मौजूद इंसानों और एनिमल्स वगैरह में और इवन प्लांट्स में भी उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है मुकाबले में जहाँ पे वो पैदा हो रहे हैं। अब चूँकि ये चीज़ें मूव कर रही हैं, ज़ाहिर है हवा के ज़रिए मूव कर रही हैं, एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, तो इस इफ़ेक्ट को ग्रॉस ऑफ इफ़ेक्ट का नाम दिया गया। तो ये था जी क्वेश्चन तलत का। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? एनी मोर क्वेश्चन? जी, अब मुझे एक वो याद आ गया कि जी रेडिकल के हवाले से रेडिकल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस से है कि उसका ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ है, और केमिस्ट्री वो वाली जो कि आपने बहुत पहले पढ़ ली हुई है, और तो बेश सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ी हुई ज़्यादातर, और कुछ सेमेस्टर 4 में पढ़ा था। हमारी प्रैक्टिकल का ज़्यादातर पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप सब ने चूँकि केमिस्ट्री पढ़ी हुई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हुए, और आई एम श्योर कि आपके पास उनकी प्रैक्टिकल नोटबुक्स अभी तक महफूज होंगी, हैं या नहीं है जी, कोई बताएगा आप में से? सर नहीं है हमारे पास तो। जी, आपकी नहीं है कैशियों के मुताबिक तलत, और कोई जी? जी सर, सर है। नोट कॉपी नहीं है सर, पड़ी हुई है। जी, वेल कुछ के पास हैं, कुछ के पास नहीं है। इवन अगर BSc या BS वाली नहीं भी हैं, अगर इंटर वाली कापियाँ पड़ी हैं वो भी काम देते हैं, क्योंकि जो कुछ हमने करना है वो बहुत ईजी है। चुनांचे आज मैं प्रैक्टिकल के हवाले से पहले स्टार्ट पे आपको गाइड कर रहा हूँ। आपने अपने इंटर की या BS की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक्स जो हैं उनको देखना है, उनको रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है
आपके सिलेबस में कुछ चीज़ों के कुछ आयंस के नाम दिए हुए हैं। इन सब आयन से नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट्स, कैडमियम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट। बहरहाल ये आपने सिलेबस को सामने रखना है। मेरे सामने सिलेबस नहीं है इस वक्त। आपने सिलेबस में चेक करना है कि किन किन केमिकल्स के नेम सिलेबस में मौजूद हैं, दिए हुए हैं। वो केमिकल्स सारे वो आयंस हैं बेसिकली, ज़्यादातर मोस्टली आपने उन सब को मार्क कर लेना है और अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक से, खा वो केमिस्ट्री इंटर लेवल की हैं जौन सी भी हैं, क्योंकि हमें सिर्फ टेस्ट चाहिए। फर्स्ट ये नाइट्रेट है। नाइट्रेट के टेस्ट आपको इंटर की कॉपी में मिल जाएंगे और बीएस की जो कॉपी है इनऑर्गेनिक वाली उसमें से भी मिल जाएंगे। आपने फिलहाल तो उनको सिर्फ देखना है, उनको याद करना है और फिर ज़ाहिर है कि स्टेप बाय स्टेप आपने उनको लिखना भी है। हर आयन के लिए या हर पोलिटेंट के लिए कम से कम कोई 3-4 के करीब टेस्ट जो है वो कर लीजिए। अब यूं समझे कि हर आपका जो पोलिटेंट है, जैसे नाइट्रेट है या सल्फेट है ऑनवर्ड, वो एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो अहम मेथड्स हैं और उसका स्टाइल आपने वही रखना है जो केमिस्ट्री में है। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस। आपने परफॉर्म कैसे किया, आपको उसके ऑब्जर्वेशन आपको नजर क्या आया उसमें, उसके ग्रीन कलर पैदा हुआ है, रेड कलर पैदा हुआ है, रिंग पैदा हुआ है, जो भी पैदा हुआ है, और एंड पे आपने उसका रिजल्ट क्या निकाला। और ये भी याद रखिए, चूंकि आप इस लेवल पर पहुंच चुके हुए, जब हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को किसी भी लेवल पे, खासतौर पर एडवांस लेवल्स पे, तो खाली एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होता। आपको हर एक्सपेरिमेंट के साथ उसका कंट्रोल रन करना है। आपको पानी दिया गया है कि जी ये पानी आपने चेक करना है, पोल्यूटेड वाटर। आपने जो टेस्ट पोल्यूटेड वाटर के साथ टेस्ट करना है, चेक करना है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी आयन के लिए, एग्जैक्टली सेम वही आपने प्योर वाटर में डिस्टिल वाटर लेना है और उसके साथ भी चेक करना है, ताकि कंपैरिजन हो जाए। ये ना हो कि जी आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गिवन वाटर के साथ और कह दिया कि इसमें पोल्यूशन मौजूद है, फलां चीज़ मौजूद है, और वही रिजल्ट अगर प्योर वाटर के साथ आ जाए इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक है, या वो पानी पोल्यूटेड नहीं है जो दिया गया है, और अदरवाइज रीजेंट्स ठीक नहीं है जिनसे आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट विद कंट्रोल, तमाम एक्सपेरिमेंट आपने कंट्रोल के साथ रखना है। ये है जी गाइडलाइन प्रैक्टिकल्स के लिए। ये आपके प्रैक्टिकल का एक मेजर पोर्शन है। मुख्तलिफ आयंस जो कि पोल्यूटेड वाटर में मौजूद हैं उनको डिटेक्ट करना, और उसको डिटेक्ट करने के लिए ताकि इसकी कम अज़ कम मैंने कहा था 3 से 4 के करीब आप टेस्ट जो हैं जो उसमें दिए गए हुए हैं, उनको आपने नोट करना है, याद करना है। पहले याद करना शुरू करें, देखना शुरू करें और फिर उसके साथ साथ उनको लिखना भी शुरू करें। ये था जी प्रैक्टिकल के हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस। और अब हम जी क्लास की तरफ से और भी क्वेश्चन, जो कुछ बच्चे लेट आए हैं अभी, किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो अगर ना फिर हम आगे चलते हैं। कल हमने ख़त्म किया था जी यही वाला था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पोल्यूशन में इजाफे का बायस बनती हैं और किस तरीके से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। आज स्पेसिफिक फैक्ट, चूँकि हम इंसानों पे बहुत से केमिकल्स का इफेक्ट स्टडी कर चुके हैं, फलां से ये हो रहा है, फलां से ये हो रहा है। याद रखिए जो कुछ वो इंसानों में कर रहे हैं सेम वही चीज़ हायर एनिमल्स पे। इंसान भी मैमल है, मैमल्स बर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो चीज़ें इंसानों को मुतासर कर रही हैं वही दूसरे मैमल्स और बर्ड्स को भी मुतासर कर रही हैं। आज हमने स्पेसिफिकली इन पोल्यूटेंट्स का इफेक्ट प्लांट्स के रेफरेंस से चेक करना है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन एयर और वेजिटेशन ऑन प्लांट्स। इसमें एक बार फिर याद रखिएगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितने वो जो एडवांस कंट्रीज है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हैं, वहाँ पे उनके इफेक्ट्स भी ज़्यादा नज़र आते हैं। बहरहाल जहाँ जहाँ इंडस्ट्री मौजूद है उसके इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं और होते भी हैं। आप इन सब चीज़ों से पहले से वाकिफ हैं। जी, आप लोगों ने मौका मिलते ही मुझे एक खाली मैसेज सेंड करना है। ये मैसेज आपकी अटेंडेंस पे होती है। जी, पोल्यूटेंट्स के नामों से आप वाकिफ़ हैं। मैं पोल्यूटेंट्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसकी तरफ जाने लगा हूँ। कौन सा पोल्यूटेंट क्या काज़ करता है, तरतीब कुछ भी हो सकती है। मैं ले रहा हूँ एक ऐसे पोल्यूटेंट से जिससे आप पहले से वाकिफ़ हैं, मशहूर और मारूफ चीज़ है, और वो है जी सल्फर डाइऑक्साइड।
ये इस लिहाज से भी मुझे याद आ रहा है कि यहाँ से हम अगर लाहौर की तरफ जाएं तो रास्ते में किसी जगह से स्मेल आती है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फा सल्फा केमिकल्स के नाम से फैक्ट्री इंडस्ट्री मौजूद है हमारी रोड पे, मेन रोड पे लाहौर जाते हुए। और वहाँ से आपको जाते हुए खुद पता चलेगा कि केमिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड की स्मेल आ रही होती है। बहरहाल बहुत सी फैक्ट्रीज, चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत मशहूर केमिकल है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं हमारे यहाँ, और इसका इफेक्ट आज हमें सिर्फ देखना है कि ये प्लांट्स को क्या इफेक्ट करता है। प्लांट बेसिस बहुत से हैं, लेकिन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट नंबर 1 पे एंजियोस्पर्म है और नंबर 2 पे जिम्नोस्पर्म। अब कुछ लफ्ज़ हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं या नहीं वाकिफ़ हैं, ये आप बताएंगे। ये चीज़ें, ये जो मैं पॉइंट बताने लगा हूँ, आपका टॉपिक था सेमेस्टर 4 है आपका। सेमेस्टर 4 में आपने प्लांट फिजियोलॉजी स्टडी की हुई। प्लांट फिजियोलॉजी में आपने डिफरेंट मिनरल्स, जो कि मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था, उसके हवाले से कुछ स्टडी किया होगा कि कौन सा मिनरल प्लांट को किस मकसद के लिए रिक्वायर है, अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या होगा। अगर वहीं पे ही, आई एम नॉट श्योर कि जब आपने पढ़ा है तो किस लेवल पे पढ़ा है, टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है। आमतौर पर लोग कमी तो पढ़ा देते हैं, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है। लेकिन अगर एक केमिकल जो कि रिक्वायर्ड है पौधे को, उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है। जी, किसी के जहन में कोई कंसेप्ट है, किसी ने पढ़ा हुआ इस बारे में, कुछ के नहीं पढ़ा हुआ? एनीवन, कोई भी आंसर देना चाहे दे सकते हैं। सर अगर नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाए तो पत्ते का रंग जो है वो जर्द हो जाता है, इसके अलावा ग्रोथ रुक जाती है। जी, जवाब दिया है जी कमर ने। और कीजिए, एनी मोर आंसर, किसी और की तरफ से कोई और जवाब? चलो ठीक है, बहरहाल इसका मतलब है कि आपने पढ़ा हुआ है कुछ ना कुछ। नोट कर लीजिए, जब एक न्यूट्रिएंट चीज़ जो कि रिक्वायर्ड है प्लांट को, उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो वो टॉक्सिक हो जाती है, वो पौधे के नुकसानदेह साबित होती है। और उसकी सिम्टम्स, जैसे डेफिशिएंसी की सिम्टम है, ऐसे किसी चीज़ के ज़्यादा होने की सिम्टम भी होती है। बिल्कुल उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं जो डिस्कस करने लगा हूँ, आपने उसको लेके चलना है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जहाँ भी मौजूद हो, ये प्लांट्स को डैमेज करती है। आप समझते हैं कि जब आप लीफ को देख रहे होते हैं, उसके सेंटर में मिडरिप, उसके साइड पे वेन्स, और जो उसका फ्लैट पोर्शन है उसको ब्लेड का नाम देते हैं। जहाँ पे ब्लेड है उसमें स्पॉट्स पैदा होना शुरू हो जाए। याद रखिए कि लीफ का जो असल कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन मीन उसमें क्लोरोफिल मौजूद है, ऑक्सीजन है। अगर कलर ग्रीन की बजाय कुछ और हो जाए, येलो हो जाए, ब्राउन हो जाए, या बाद में ब्लैक हो जाए, तो इंडिकेट करता है कोई ना कोई प्रॉब्लम। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये ब्लेड एरिया को, जो कि वेन्स के दरमियान में है, और अदर पार्ट्स को भी मुतासर करती है, मार्जिन को, टिप को। और उसका जो कलर डैमेज है, कलर चेंज है, कलर के जो पैच की शक्ल में वो कलर चेंज हो जाएगा। आपने गालिबन कुछ लफ्ज़ पढ़े होंगे। एक लफ्ज़ है स्कॉर्चिंग, एक है टैनिंग, ब्रॉन्जिंग। कुछ यूं के अल्फाज यहाँ पे भी आएंगे मुख्तलिफ केमिकल्स के नाम के साथ, जब हम उनको वन बाय वन देख रहे होंगे कि कौन से केमिकल से क्या होता है। लफ्ज़ है ब्लॉच, ब्लॉचिंग, मुराद कलर का ख़राब हो जाना है, छोटे छोटे पैचेस की शक्ल में वेन्स के दरमियान में जो एरिया है वहाँ पे। ये वाइट कलर के हो सकते हैं, काने के रंग जैसे हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो डाइकाट प्लांट है, डाइकाट प्लांट में ऐसे मोनोकाट प्लांट्स हैं जैसे ग्रासेस हैं, उसमें बारीक बारीक लाइंस, उनका कलर भी या डार्क हो सकता है या वाइट हो सकता है, मुख्तलिफ कलर उसके अंदर हो सकता है, मिड वेन जो होती है उसके आसपास। एक और लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है, ये लफ्ज़ था नेक्रोसिस। ये लफ्ज़ आपने इंटर लेवल पढ़ा होगा और डेफिनेटली बॉटनी में, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। नेक्रोसिस का लफ्ज़ होता है सेल्स की या टिश्यूज की डेथ हो जाना, सेल डैमेज हो जाना, सेल की डेथ हो जाना। जब डैमेज हो जाए, यानी डेथ हो जाए, तो ज़ाहिर है कि फिर तो कुत्ते को देखते ही नजर आएगा कि इस जगह से वो बिल्कुल। जी, ये तो बहुत तंग कर रहे हैं जी नेट आज।
हाँ जी, बात चल रही थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। नेक्रोसिस डिस्कस हो रहा था। नेक्रोसिस के जो इफेक्ट्स हैं, यानी जहाँ से टिश्यू डैमेज हो जाए, डेथ हो जाए, उसका कलर शुरू में ब्राउन, लाइट ब्राउन, फिर ब्राउन, और फिर वो देखने में नजर आ रहा होता है कि यहाँ से पत्ते के पोर्शन की डेथ हो चुकी हुई। आपको याद होगा जिम्नोस्पर्म आपने स्टडी किए होंगे। जिम्नोस्पर्म में हमारे यहाँ सबसे मशहूर मिसाल पाइनस की है, चील का पौधा। इन पौधों में जो डैमेज होता है वो डैमेज भी नेक्रोसिस है, और खास उसकी जो टिप है वो बर्न हो जाती है। जी ये तो जी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। नेक्रोसिस का जिक्र होता है, ये मेरे हाल में फिक्रा पूरा नहीं हुआ होगा। चील और इस रिश्तेदार जिम्नोस्पर्म जो हैं, इनके लीज जो हैं बिल्कुल बारीक पतले नीडल लाइक होते हैं। और मैंने बर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अगर आप तक पहुंचे तक। हम उर्दू में कहते हैं कि पौधा जल गया है, या पंजाबी में कहते हैं पौधा सड़ गया है। और वो जो ब्राउन स्पॉट्स बने होते हैं उस बेस पे इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे ये सल्फर डाइऑक्साइड का इफेक्ट है। और इसके अलावा और भी बहुत से पौधों में, क्योंकि पौधे बहुत से हैं जिसमें वो पौधे जो कि इस्तेमाल होते हैं एनिमल के लिए चारे के तौर पे, वो भी शामिल हैं। वो पौधे जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि बीच है, या जिनको हम यूज़ करते हैं जैसे कि कॉटन है, मुख्तलिफ तरीकों से। एक स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन है, वो है जी 780 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 780 माइक्रोग्राम, याद रखिए माइक्रोग्राम, मिलीग्राम का भी 1000 पोर्शन होता है 8 आवर्स के लिए। और ये कंसेशन चूँकि एयर के वॉल्यूम की वजह से दी गई है, ये पौधों को विद इन 8 आवर्स जो है वो डैमेज करती है, उन पौधों को जो सेंसिटिव होते हैं। ये था जी एक केमिकल का जिक्र हुआ, और अब मैं दूसरे केमिकल का जिक्र कर रहा हूँ। आप इसके नाम से वाकिफ हैं। इंसानों के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्लोराइड लिखा होता है। बहरहाल फ्लोराइड जो है ज़्यादा मिकदार में प्लांट्स के लिए नुकसानदेह है। ये ब्रॉड, खासतौर पर जो ब्रॉड लीफ प्लांट्स हैं, उनके टिप को डैमेज कर देता है। पत्ते के आखिरी सिरे को सिंपली तो टिप कहते हैं। आपने टिप्स की टाइप जो पढ़ी होंगी वो खास अर्सा हो गया जी मुझे, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में एक्यूट, एक्यूमिनेट और बहुत से और नाम हैं प्लांट के लीफ की टिप्स के लिए। जो टिप है वो डैमेज हो जाती है, और आम ज़बान में करोही लफ्ज़ कि वो बर्न हो जाती है, जल जाती है, तो उसका रंग ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। और इस पे भी बहुत से पौधे जो सेंसिटिव हैं खासतौर पर मुतासर होते हैं, जिनमें नवाशी पौधे भी शामिल हैं, और फ्रूट्स वाले प्लांट भी शामिल हैं, और इवन चील के पौधे भी शामिल हैं। नंबर 3, हम ओजोन को स्टडी कर चुके हुए। ओजोन के हवाले से जो कि एनिमल और बाकी इनवर्ट क्लास से बातें हो चुकी, और अब ओजोन विद रेफरेंस टू प्लांट्स। जब ओजोन ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे प्लांट्स मौजूद हैं, तो उनके ऊपर मैं पंजाबी का लफ्ज़ बोलूँगा जी, क्योंकि बहुत का पंजाबी के लफ्ज़ ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। पंजाबी का लफ्ज़ है टिमकने। आप इस नाम से वाकिफ़ हैं, और जो लोग नहीं समझते हैं, तो छोटे छोटे स्पॉट्स, छोटे निशान पड़ जाएंगे, जैसे चेहरे पे तिल होते हैं बारीक बारीक, ऐसे पत्ते के ऊपर छोटे छोटे निशान बनना शुरू हो जाएंगे। ये निशानात, जिनका कलर ब्राउनिश हो सकता है, रेडिश हो सकता है, इसके अलावा कलर मज़ीद कम हो के वाइटिश हो सकता है, डिपेंड करते हुए कि कंसंट्रेशन कितनी है उसके मुताबिक कुछ इफेक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। बहरहाल उसका रिजल्ट जो है ये पौधे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। सिर्फ 2 घंटे के लिए 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ओजोन अगर हो, अब देख रहे हैं कि बहुत कम मिकदार है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है सेंसिटिव प्लांट को। इसकी सेंसिटिव टमाटो, टबैको, बीन, स्पिनच और पोटैटो शामिल है। ये ज़्यादातर इनका ताल्लुक फैमिली सोलिडेसी से, मेजॉरिटी का ताल्लुक सोलिडेसी फैमिली से, वो ज़्यादा सेंसिटिव है इस के रखने से। पैन
पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग का हिस्सा है। हम इसके इफेक्ट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हुए हैं एनिमल्स पे, और अब प्लांट्स के रेफरेंस से, और प्लांट में चूँकि लीव सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, लीव्स के ऊपर उसके जो स्पेसिफिक इफेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं देखने वाले। और चूँकि शहरी इलाके में जहाँ पे स्मॉग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जी जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा मुतासर होंगे। अब इसमें क्या कुछ हो सकता है, एक तो कलर चेंज के हवाले से लीव्स का कलर कांसी जैसा हो जाता है। मैंने उर्दू का लफ्ज़ बोला है कांसी। कांसी बहुत मशहूर चीज़ है, मेरे ख्याल में आप सब लोग कांसी के नाम से वाकिफ़ हैं कि नहीं? बताएगा जी, क्या आप कांसी से वाकिफ़ हैं? ब्रॉन्ज सर। जी बिल्कुल ठीक है। किसने कहा है जी? जवाब किसने दिया है? सर इकरा। जी वेरी गुड। जवाब दुरुस्त है आपका। ब्रॉन्ज कांसी को कहते हैं। कांसी और पीतल बहुत ज़्यादा मिलते जुलती चीज़ें हैं। आजकल इनका इस्तेमाल चूँकि केमिस्ट्री का टॉपिक है कदर कम हो गया हुआ है, लेकिन बहरहाल यहाँ हम सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं जी। पत्ते का रंग में जैसे कांसी का रंग होता है, कांसी और पीतल का रंग मिलता जुलता है। ये कुछ हद तक तांबे से मिलता जुलता होगा, क्योंकि तांबा कॉपर जो है वो मेजर पोर्शन है ब्रॉन्ज के अंदर, जिसका बहरहाल ये जब आप एक्चुअल आपने देखा होगा तो फिर ये आपको पता चलेगा कि ब्रॉन्ज कैसा होता है। या अगर आपने कहीं पे मेडल्स मिलते देखे हों, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, तो बाज़ाहिर दूर से देखें तो ब्रॉन्ज गोल्ड जैसा ही लगता है दूर से देखने में, करीब से देखेंगे तो फिर कलर का शेड का डिफरेंस नजर आ जाता है। इसके कलर में कॉपर की टिंच ज़्यादा नजर आएगी गोल्ड के मुकाबले में। इसके कलर में कॉपर की टिंच ज़्यादा होती है और पहचाना जा सकता है। बहरहाल ये था जी लीफ के कलर के लिहाज से। खासतौर पर जो लीफ की लोअर साइड होती है, आप समझते हैं लीफ जिसे जब आपको प्रेस करते हैं अपर और लोअर, अपर साइड पे वैक्स ज़्यादा होती है, लोअर पे कम होती है, लोअर साइड ज़्यादा मुतासर होती है ओजोन से, निचली साइड जो है पत्ते की वो ज़्यादा ब्राउन्स हो जाती है। इसके अलावा कुछ जो है दरमियान में ऐसे फ्लिप, क्या उसको कहना चाहिए जी, ऐसे पैच बन जाएंगे जो येलो कलर के हो सकते हैं, या जहाँ पे ग्रीन कलर खत्म हो जाता है। जब ग्रीन कलर खत्म हो रहा हो किसी पैच में, येलो या और कोई कलर आ रहा हो, तो ज़ाहिर है कि वो भी इंडिकेट कर रहा है कि पौधा डैमेज हो रहा है। और उसके नतीजे के तौर पर पौधों, ये तमाम चीज़ें जो हम अभी तक देख रहे थे, उन सब के नतीजे के तौर पर पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है, ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है। इसमें जो पौधे मुतासर होने वाले हैं उनमें पेटूनिया, ये खूबसूरत नवाशी पौधा है, आप इस नाम से वाकिफ़ हैं, पहले से आपने नाम सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के लेग्यूम्स और ग्रासेस वगैरह भी इससे मुतासर होते हैं। अब जो पैन है, आपको याद होगा चूँकि इसका ज़िक्र पीछे हुआ, जहाँ पे वो इंडस्ट्री हो जहाँ पे कॉपर की तैयारी हो रही होती है, वहाँ से निकलने वाले फ्यूम्स जो हैं वो आसपास के इलाकों में प्लांट्स को डैमेज करते हैं। ये ख़ास तौर पर इसका एक स्पेसिफिक इफेक्ट है। पर ये है कि ये चंद एक इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स और वो पौधे जो उनसे मुतासर होते हैं। आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं वैसे। एक तो मुख्तलिफ एयर पोल्यूटेंट्स का ताल्लुक प्लांट्स के साथ, वो उनको क्या इफेक्ट करते हैं। ये याद रखिएगा कि ये तमाम जो हमने फर्स्ट स्टडी किए हैं, यहाँ हमने सिर्फ कलर की हद तक ब्लीचिंग, ब्राउजिंग और स्ट्रीक्स, पैच, ब्लॉच, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। पहले जो भी हो रहा हो, जनरल इफेक्ट आपका ये होता है चूँकि लीफ डैमेज हो रहा होता है। जब लीफ डैमेज हो जाए, उसमें क्लोरोफिल वाले एरियाज कम हो जाएं, तो फोर्सेस कम हो जाएगी। फोर्सेस कम होने का मतलब है ऑटोमेटिक वहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन है कम हो जाएगी। जब फूड प्रोडक्शन कम होगी तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ कम होगी तो ज़ाहिर है प्रोडक्शन, उसमें जो चीज़ें पैदा होती हैं, अगर वो फ्रूट्स देने वाला है या अनाज हासिल हो, तो वो सब चीज़ों की कम हो जाएगी। और ये है जी वो चीज़ें जो कि गौर करने वाली हैं इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एनवायरनमेंट में आने वाली चेंजेस बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हम यानी आम बंदे तो उनको सोचते ही नहीं हैं, जबकि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत खास अहमियत की हामिल है। आपका तो सब्जेक्ट मैटर है, आपको उस पर गौर करना है, और ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी आगाह करना है कि पोल्यूशन कैसे नुकसान पहुंचाती है।
वो काम जो गवर्नमेंट के करने के होते हैं वो है कानून साजी, कि जहाँ भी पहली बात ये है कि जो फैक्ट्रीज हैं ऐसे एरियाज में होनी चाहिए जो रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो। पहला पॉइंट, बहुत आम पॉइंट। हमारे यहाँ जैसे लाहौर है, लाहौर शहर के अंदर, गुजरांवाला सिटी में, सियालकोट में इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं और उनसे जो पोल्यूशन है, और पोल्यूशन की बहुत सी टाइप्स हैं, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह नॉइस पोल्यूशन वाला, उसमें देखेंगे कि वो फैक्ट्री जो शहरों के अंदर है वो कितना नुकसान पहुंचाती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स वाली इंडस्ट्री होती है, जो कि केमिकल्स जो हम अब पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, उनके साथ बहुत ही बुरे और बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये था जी एक उस लिहाज से, लेकिन एक और है कि फैक्ट्रीज को ऐसी जगह पे लगाया जाए कि वो आपकी वो ज़मीन डैमेज ना हो जहाँ पे प्लांट्स होते हैं। हमारे पहाड़ी इलाकों में या सहराई इलाकों में जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, अगर आप वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएं और उनसे कुछ फासले पे 8-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के फासले पे न्यू सिटीज बनाएं, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि जो लोग बिखरे हुए हैं गाँव में वो वहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं और उनकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी और ओवरऑल जो मुल्क की मैशियत है वो बेहतर होगी। ये ऐसे तरीक़ेकार होते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपने मुल्क की तरक्की का बायस बन सकते हैं। जी, मैंने आपसे कहा था जी आपने मुझे मैसेज करना है। मुझे लगता है कि सिर्फ 4 लोगों ने मैसेज किया अब तक। आपके पास टाइम है जी, एक मैसेज कर दीजिए ताकि आपकी हाज़िरी लग जाए इसमें। सर ज़ूम पे या व्हाट्सएप पे? जी, आपने चैट पे, ज़ूम की चैट पे भेजना है। ज़ूम की चैट पे। ओके सर। जी, अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि टाइम है हमारे पास थोड़ा-सा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है जी, थोड़ा-सा टाइम बाकी है। ये मेरा रिकॉर्ड चूँकि दरमियान में वो गैप्स आए हैं, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है कि ये पूरे 40 मिनट चलेगा कि नहीं चलेगा। जी, पर ये 4 मिनट शो कर रहा है, बाकी टाइम है। जी, कोई क्वेश्चन जी किसी तरफ से? दोबारा सुन लीजिएगा आपने, जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि आपने इंटर या बीएस लेवल की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक्स हैं उनको रिवाइज करना है, और रिवाइज करना है मेरे रेफरेंस टू वो तमाम आयंस जो आपके सिलेबस में शामिल है। सिलेबस को सामने रखते हुए उन आयंस को या उन केमिकल्स को जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है उनको आपने चेक कर लेना है। कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपने क्या कुछ चेक किया है। आप लोगों ने बताना है जी कि सिलेबस में कौन कौन से थे और आपने कोई अभी तक बाकी चेक की है कि नहीं। जी, I am waiting for questions. Any question? If you have a question. ये आपके जो सिलेबस है इकोलॉजी का कुछ पोर्शन आप लोगों ने किसी और सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। इसमें सिस्टम में ये कुछ इसको खामी कहूँगा जी, बहुत बड़ी खामी होती है जब एक बुक को ब्रेक करके 2 या 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाए, तो वो सब्जेक्ट का कंसेप्ट कोई बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता। जो एनुअल सिस्टम है वो बहुत बेहतर है सेमेस्टर सिस्टम से, जिसमें सब चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं। जी, इकरा आप क्या कहना चाह रही हैं? इकरा? सॉरी सर, वो गलती से हो गई। जी, और कोई जी? ये आप लोगों की पार्टिसिपेशन क्लास में बहुत कम है। ऑनलाइन क्लास को भी आप ऐसे समझिए जैसे हम आमने-सामने बैठे हैं। आप कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ तो उसको जवाब देना चाहिए आप लोगों को। अगर आप बिल्कुल खामोश बैठे रहेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये जो
इकोलॉजी है मुजमई तौर पर चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत करीबी ताल्लुक है, ये इतनी सर ये जो टफ नहीं है जितनी कि हाँ हमारी फिजियोलॉजी थी। जी, तो पूछना चाह रहे हैं कुछ? सर जो टॉपिक्स आपने पढ़ाए हैं ये अब तक बुक से मिलेंगे या फिर नोट से मिलेंगे? ये बेटा आप अगर जस्ट नेट को भी चेक करें तो आपको नेट से ही मिल जाएंगे। जी आप जिस दौर में रह रहे हैं, जिस दौर में मैंने पढ़ा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते उस वक्त पढ़ना कितना मुश्किल था। और अब तो पढ़ना इतना आसान है कि आप घर बैठे पढ़ रहे हैं और पढ़ सकते हैं। आपको बस नेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो आप बहुत सी चीज़ें हैं, इवन किताबों की किताबें, अब मैं तो चूँकि यूज़ नहीं करता हूँ नेट को इस तरह से, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, ये इसका खास नाम था जी, कोई टॉरेंट है गालिबन, टॉरेंट या बिट टॉरेंट समथिंग यूँ चीज़ है। उसकी वजह से पूरी पूरी किताबें जो हैं वो डाउनलोड हो सकती हैं। और भी तरीके हैं डाउनलोड करने के। आप पूरी पूरी बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं तो मोबाइल पे नहीं पढ़ सकता हूँ, बल्कि मुझे तो कंप्यूटर पे पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। यस मुझे सर तो बुक्स पढ़ने की आदत है। पर आप लोग अर्ली एज पे हैं, और बल्कि अर्ली एज क्या, आप जिस एज में हैं, एज का मतलब है कि जो यंग है हमारे यूथ जो है, वो सब लोग मोबाइल को ही सब कुछ समझते हैं और इसी को यूज़ करते हैं। आप तो मोबाइल में बैठ के पढ़ सकते हैं, जबकि मेरे लिए तो जो है इवन कंप्यूटर में भी बुक को पढ़ना बहुत मुश्किल मुझे महसूस होता है। बहरहाल जिस दौर में हम पढ़े तो उस वक्त ये फैसिलिटीज़ नहीं थी और बुक्स को पढ़ना पड़ता था। और आपने अगर सुना हो बिल गेट के हवाले से कि वो अब भी कम से कम 2 घंटे पढ़ता है, जब फारुग होता है तब भी बैठ के पढ़ता है। और ऐसे ही यूरोप और अमेरिका में लोग, जो बज़ाहिर हम समझते हैं कि जी वो ओके सर ठीक एडवांस है हैं, वो थैंक लोग यू स्टडी अब तक स्टडी करते हैं। और उसको क्या कहते हैं, स्टडी के साथ-साथ वो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। आप लोग बिल्कुल मेरे ख्याल में नेगलेक्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज भी क्या कीजिए, घर बैठे भी एक्सरसाइज हो सकती है, ज़रूरी नहीं होता कि आपने बाहर जाकर एक्सरसाइज करनी है। आप अपने कमरे में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेहत को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज भी रिक्वायर्ड है। और बैलेंस और नेचुरल डाइट यूज़ करें, बाहर से चीज़ें खानी बंद कर दें, नुकसान का बायस। चलें जी, टाइम चूँकि खत्म हुआ